हम लोग यहाँ कंटिन्यू करने वाले थे आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। ठीक है। सो द कंपोजिशन ऑफ एनी एटम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग द नॉर्मल एलिमेंट सिंबल x। तो किसी भी एलिमेंट को हम अगर x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं with superscript on the left hand side as atomic mass number। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर जो ये इसको अपर हाफ और लोअर हाफ में कन्वर्ट कर दें तो ये एरिया सुपरस्क्रिप्ट के लिए हो जाता है जो आप टू दी पावर लिखते हैं, और ये सबस्क्रिप्ट होता है। ठीक है, तो अगर जो ये लिख रहे हैं तो ए सुपरस्क्रिप्ट में है और जी सबस्क्रिप्ट में होगा। ए क्या होता है आपका मास नंबर होता है, और ये क्या होता है सबस्क्रिप्ट होता है जो कि आपका एटॉमिक नंबर होता है। याद करिए पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को तो आसानी से निकाला जा सकता है, और न्यूट्रल एलिमेंट जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ना आया होता है ना निकला होता है। लेकिन न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनके नंबर भी कभी कभार चेंज हो सकते हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की बात हो रही है। अब उनके चेंज होने से इनके भी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी चेंज होती है। तो इसी बात पे हम दो भाग में बांट रहे हैं, आइसोबार्स एंड आइसोटोप। इसके अलावा भी कुछ होते हैं लाइक आइसोटर्स, आइसोटॉन्स। तो ये सब बड़े क्लासेस की बातें हैं, बशर्ते आप आइसोबार और आइसोटोप से। आइसोबार्स आर द एटम विद द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल ये मास नंबर देखिए सेम है, ये मास नंबर सेम। देखिएगा एटॉमिक नंबर बदलने से एलिमेंट तो जरूर बदल जाएगा भाई, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है वो प्रोटॉन पे डिपेंड कर रहा है, और मैंने कहा प्रोटॉन बहुत ही डेप्थ में रहते हैं। प्रोटॉन बहुत ही डेप्थ में रहते हैं, उनको निकालना मुश्किल है, और वही गवर्न करता है आपके एटॉमिक नंबर को। ठीक है, बशर्ते उनमें जो वेरिएशन होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के वेरिएशन के बाद जो केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस जनरेट होता है वही एलिमेंट्स को अलग करता है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा कि अगर जो एटॉमिक नंबर बदला है तो वो एलिमेंट बदल जाएंगे, मतलब कि डिफरेंट एलिमेंट सेम मास शो कर रहे हैं। और ये वेरिएशन कहां से आ रहा है? वेरिएशन ड्यू टू वेरिएशन इन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स में वेरिएशन आ रहा है इस वजह से। समझ में आया? अब दूसरी बात आती है, ऑन द अदर हैंड द एटम विद आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर। अब देखिएगा एटॉमिक नंबर आइडेंटिकल हो गया, दिस मीन्स कि आपका एलिमेंट चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस आर नोन एज आइसोटोप्स। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर आपका इसका एग्जांपल हो जाएगा हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। यहाँ तो लिखा हमने एच, हाँ एच लिखा क्योंकि इन तीनों के एटॉमिक नंबर सेम है, बशर्ते मास डिफर करते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल हाइड्रोजन हो गया, इसे हैवी हाइड्रोजन या ड्यूटीरियम कहते हैं। ये रेडियो आइसोटोप है जिसे ट्राइटियम कहते हैं। समझ में आया? तो अब ये कांस्टेंट है, नीचे वाला कांस्टेंट है, इसका मतलब एलिमेंट चेंज नहीं हुआ है। इन अदर वर्ड्स, according to equation, it is evident that the difference between isotope is due to the presence of different number of neutrons। ठीक है, न्यूट्रॉन्स अगर जो डिफर करेंगे तभी इन ये आइसोटोप्स बना रहे हैं। ठीक है, in nucleus for example, considering the hydrogen atom again, 99.985% of hydrogen contains only one proton। मतलब कि कुछ तो हिस्सा है जिसमें दूसरे भी होते हैं। दिस आइसोटोप इज कॉल्ड प्रोटियम, ऑल बिकॉज ऑफ इट्स अ प्रोटॉन।
Rest of the percentage of the hydrogen atom contains two other isotopes. दो और isotopes हैं जो कि one containing one proton and one neutron, that is called deuterium, क्योंकि 1 plus 1 is equals to 2 मास नंबर आप जानते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं, और and the other one possesses one proton and two neutrons, and that will be heavy isotope will be tritium. समझ में आया? The latter isotope is found in trace amount of on the earth. Other examples are commonly occurring isotopes are carbon atom containing 6, 7 and 8 neutrons. 6, 7 and 8 न्यूट्रॉन्स का क्या मतलब है? अगर जो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है 6 है, तो प्रोटॉन तो वो कांस्टेंट हो गए, क्योंकि एटॉमिक नंबर अगर जो प्रोटॉन चेंज हो गए तो एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा और एलिमेंट चेंज हो जाएगा, बशर्ते यहाँ पे प्रोटॉन नहीं चेंज हो सकता, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं। अब 6 जब वो हो जाएगा, 6 न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे तो 12 हो जाएगा, यहाँ पे टोटल 12 हो जाएंगे। नेक्स्ट में 7 हो जाएगा न्यूट्रॉन, तो यहाँ एटॉमिक मास 13 हो जाएगा। यहाँ अगर जो 8 हो जाएंगे तो यहाँ 14 हो जाएगा न्यूट्रॉन नंबर, और टोटल एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास विल बी इक्वल्स टू दिस। ओके, क्लोरीन एटम, ये कार्बन का एग्जांपल था, क्लोरीन के भी दो हैं, 17 और 35 क्लोरीन 17 और 17 क्लोरीन 37, इस तरह से। लास्टली, an important point to mention regarding isotopes is the chemical properties of atom are controlled by the number of electron which are determined by the number of proton in the nucleus. Number of neutrons present in the nucleus have very little effect on chemical properties of an element. तो ये जब है तो केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग तो सेम होंगे, बशर्ते स्लाइटली डिफर करते हैं। Therefore, all isotopes are given element show same behavior or almost same behavior. Same behavior. Okay? अब दे रहा है कुछ प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इन दिस केस प्रॉब्लम लग रहा है निकल गया, हाँ प्रॉब्लम ही हाथ से निकल जाए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन इन BR 80 35 BR 80। ठीक है, इन दिस केस कह रहा है कि कोई आयन नहीं है, ये न्यूट्रल है, क्योंकि किसी पे यहाँ कोई पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज नहीं है। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि मैंने बताया था न्यूट्रल एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन के नंबर होते हैं वही प्रोटॉन के नंबर होते हैं, और यही प्रोटॉन का नंबर रिप्रेजेंट करता है क्या, उसका एटॉमिक नंबर। ठीक, एटॉमिक नंबर। अब बताइए एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट कहाँ होता है, A, X, Z, और ये एटॉमिक नंबर होता है और ये एटॉमिक मास होता है। ठीक, ये एटॉमिक नंबर होता है और ऊपर एटॉमिक मास होता है। तो 80 BR 35 में ये एटॉमिक नंबर हो गया, ये एटॉमिक मास हो गया। अब यही एटॉमिक नंबर शो करेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब चूंकि एलिमेंट न्यूट्रल है तो यही नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रोटॉन का नंबर प्लस न्यूट्रॉन का नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक मास हो जाता है। तो यही एटॉमिक मास, प्रोटॉन का नंबर आपने जान लिया कि 35 है और एटॉमिक मास इसने 80 दिया है, तो 80 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस 35। न्यूट्रॉन के नंबर्स आप निकाल लेंगे।
ठीक है ना। तो इस तरह से ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। दूसरा क्या दे रहा है, इसे जरा इरेज करते हैं। The number of electron, proton and neutron in a species are equal to 8.16 and 18, 16 and 16 respectively. कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के नंबर 18 है, प्रोटॉन के नंबर 16 है एंड न्यूट्रॉन के नंबर न्यूट्रॉन के नंबर 16 है। असाइन द प्रॉपर सिंबल ऑफ द स्पीसीज। अब इसके लिए हल्का सा पीरियोडिक टेबल आपको डालना पड़ेगा और इसीलिए मैं इस एलिमेंट का नाम भी नहीं बताया हूं कि पीरियोडिक टेबल का कोई अभी तक आपका जिक्र नहीं हुआ है, बशर्ते ब्रोमीन की बात हो रही है। खैर इसको तो छोड़ते हैं, यहाँ पे आते हैं। अब द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और दिस स्पीसीज, ठीक है। द एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो अब ये हो गया एटॉमिक नंबर। आल्दो इसने कहा, कुछ नहीं कहा है कि कोई इलेक्ट्रॉन निकाला गया है या नहीं निकाला गया है, इसलिए ये कंप्लीट वही मान ले रहा है कि एकदम एग्जैक्ट नंबर बताया गया। तो 16 एटॉमिक नंबर का एलिमेंट होता है सल्फर। अब एटॉमिक मास जो होता है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 16 प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 16, तो एटॉमिक नंबर हो जाएगा दैट इज 32। अच्छा हल्का सा डिफरेंस है, जरा ध्यान दीजिएगा। मैं भी मूर्ख हूं कि यहाँ हम खुद देख सकते थे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में डिफरेंस है, क्योंकि न्यूट्रल एटम में न्यूट्रल एलिमेंट में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, बट बशर्ते यहाँ बराबर नहीं है कि दो का डिफरेंस है, ठीक है। तो atomic mass number of proton will be this. The species is not neutral as the number of proton is not equal to electron. It is anion. Anion का क्या मतलब हो गया, नेगेटिवली चार्ज्ड, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो फिक्स रहता है, इसमें 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए हैं तभी यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन हो पाए हैं, क्योंकि प्रोटॉन के नंबर तो 16 ही थे, ठीक है ना। तो अब ये सिंबल जो रिप्रेजेंटेशन का दे रहा है 32s16 एंड 2 माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन उसमें आए हुए हैं, ठीक है। नोट बिफोर यूजिंग द नोटेशन, अब दे रहा है कुछ स्पेशल चीजें कि ये नोटेशन करने के पहले find out whether a species is neutral atom, a cation or anion. If it is a neutral atom, equation 3.2 is valid, that is number of proton is equals to number of electron, or which will be equals to number of atomic number. If the species is an ion, determine whether the number of proton are larger, that is अगर जो larger होता है तो वो कैटायन होगा, दैट इज पॉजिटिव आयन बनेगा, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, तो माइनस वाला निकलेगा तो यहाँ पॉजिटिव भी बचेगा। और अगर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए हैं या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है तो वहां पे एक नेगेटिव आयन बनेगा। तो इस केस में हमारा क्या था कि इलेक्ट्रॉन के नंबर 18 थे, प्रोटॉन के नंबर 16 थे, इसलिए ये नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव वाला ज्यादा है। समझ में आया, ये चीज थे, ठीक है। तो रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स भी हल्का सा देख लेते हैं जल्दी से। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, एज यू हैव लर्नड अबव, Rutherford nuclear model of an atom is like a small scale solar system with a nucleus playing a role
of the sun, ठीक है, massive sun, and the electron being similar to lighter planet और इलेक्ट्रॉन छोटे छोटे planets है. When classical mechanism is applied to the solar system, it shows that the planets describe well-defined orbit around sun. ठीक है, अब समझिएगा कि सन है, मैसिव सन है, रुकिए है ना, हम ये सन हो गया, ठीक है. अब इसके आसपास छोटे छोटे ये प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, इसके अराउंड ऑर्बिट कर रहे हैं. इस सन का कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तो ये इसको खींचेगा और इसका एक पाथ स्पाइरल हो जाएगा और एट लास्ट जाके इसमें कोलैप्स कर जाएगा. बशर्ते हमारे ग्रह गिर तो रहे नहीं, आखिर में इसको एनर्जी कहां से मिल रही है, आखिर में ये उस लेवल पे बने कहां से हैं, अपने एक ऑर्बिट में बने कहां से हैं, कैसे बने हैं, ठीक है ना. तो वह इसी की बात हो रही है. द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द प्लैनेट इज गिवन बाय एक्सप्रेशन दिस g m1 into m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. अगर जो इस कंडीशन में लिया जाए, ये सन है और ये अर्थ है, तो मास ऑफ सन यहां हो जाएगा, मास ऑफ सन इनटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है उसका स्क्वायर, ठीक है. द थ्योरी can also calculate precisely the planetary orbit of these in agreement with the experimental measurement. तो ये इसको experimental measurement के through prove किया गया है. The similarity between the solar system and nuclear model suggests that the electron should move around the nucleus in well-defined orbit. For the Coulomb force, अब वहां क्या लग रहा है, यहाँ तो gravitational force लग रहा था, अब वहां कौन सा फोर्स लगेगा. अब चूंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो ये भी तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन तो फिर भी कोलैप्स हो जाएगा ना, वही कंडीशन होके. कूलम्ब फोर्स, दैट इज कूलम्ब फोर्स को कैसे करते हैं, के दिस फोर्स कूलम्ब इज इक्वल्स टू के इज इक्वल्स टू q1 पहले का चार्ज, q2 दूसरे का चार्ज डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, एक का पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए, एक को नेगेटिव चार्ज मान लीजिए, दोनों के बीच की दूरी is the difference of separation between charge, distance of separation between electron and nucleus is mathematically similar to the gravitational force, और लगभग gravitational force जितना ही similarity आएगी. However, when body is moving in an orbit, it undergoes acceleration even if it is moving with constant speed. अब फिजिक्स में पता नहीं कहाँ आपको समझाया गया है कि नहीं, कह रहा है कि कांस्टेंट स्पीड से भी मूव कर रहा है और एक्सेलरेशन भी है. जब एक्सेलरेशन है तो कांस्टेंट स्पीड से कैसे मूव कर रहा है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी की बात नहीं हो रही है, कांस्टेंट स्पीड की बात हो रही है, ठीक है ना. सो अब बात करते हैं, आप डिफरेंस समझते होंगे वेलोसिटी में और स्पीड में. ये एक स्केलर है और ये एक वेक्टर है. अगर जो किसी वेक्टर का डायरेक्शन भी बदल रहा है तो मतलब कि वेलोसिटी बदल रही है, और इसी वेलोसिटी का बदलना एक्सेलरेशन कहलाता है. तो एक पार्टिकल में कोई एक इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंटली राउंडेड पाथ पे मूव कर रहा है, तो हर एक उस पे उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं, इसलिए वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में है, ठीक है, इन आवर ऑर्बिट बिकॉज ऑफ चेंजिंग डायरेक्शन. वही चीज दे दिया. सो एन इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियर मॉडल डिस्क्राइबिंग प्लैनेट लाइक ऑर्बिट्स इज अंडर एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन में है. अब क्या बात आती है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ द मैक्सवेल, अब फिजिक्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो मैक्सवेल ने दिया था, उन्होंने कहा था कि अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है, ठीक है. अब आप ये लोग पढ़ेंगे, ये सारी चीजें पढ़ेंगे मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में. तो अब ये इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है, चारों तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, तो इसमें से एनर्जी निकल रही है. अब एनर्जी निकलने का मतलब
इसकी जो एनर्जी है कॉन्स्टेंटली कम हो रही है, और कॉन्स्टेंटली कम होगी तो ये और अंदर आएगा, फिर ऐसे ही फर्दर अंदर आते 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 ये भी न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएगा। ये रदरफोर्ड मॉडल की ड्रॉबैक आ रही है, ठीक है। और ये फीचर प्लैनेट साइंस में फीचर नहीं करती, ये फीचर प्लैनेटरी साइंस का नहीं है। देयरफॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट विल एमिट रेडिएशन द एनर्जी कैरिड, क्योंकि वहां पे वो एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहे हैं, और जो भी एनर्जी आ रही है वो मिल भी रही है सन से। एनर्जी कैरिड बाय रेडिएशन कम्स फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक मोशन, द ऑर्बिट विल दस कंटिन्यू टू श्रिंक, ये ऑर्बिट श्रिंक होगा, और इसी श्रिंक की वजह से एक स्पाइरल वो मिलेगा और कोलैप्स हो जाएगा। Calculation show that it should take an electron only 8 to the power minus 10 to the power minus 8 second into a spiral into the nucleus, मतलब कि ये एटम जो बन रहा है वो 1 सेकंड के इतने भाग में ही तो डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, बट ऐसा हो तो नहीं रहा है, तो आखिर में आपका मॉडल कैसे सही हुआ? Thus the Rutherford model cannot explain the stability of the atom. लेकिन हाँ, इन्होंने ये चीजें सॉल्व कर दी कि मोस्टली खाली है और न्यूक्लियस ही है जो मोस्ट ऑफ द मास रखे हुए हैं। हाँ, द बेसिस ऑफ क्लासिकल मैकेनिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, यू मे आस्क दैट since the motion of electron in an orbit is leading to the instability of atom, then why not consider electron as an stationary around the nucleus? तो कहने का मतलब ये है कि आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ठीक है सर, कि मान लीजिए आप कह रहे हैं ऑर्बिट कर रहा है, तो हम क्यों ना मान लें कि एक ही जगह रुका हुआ है, ठीक है। तो अब इसका क्या बात है? इफ द इलेक्ट्रॉन वर स्टेशनरी, electrostatic attraction between dense nucleus and electron would be pull electron toward the nucleus to the miniature version of Thomson model of the atom. अगर जो हम इसको स्टेशनरी मान लें, तब भी तो ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है, दोनों आपस में पुल करके इसको अपने अंदर खींच लेगा, और ये उसी तरह से हो जाएगा जैसा थॉमसन का मॉडल था, इस न्यूक्लियस में जाके ये इलेक्ट्रॉन धंस जाएगा और वही तरबूज वाला मॉडल बन जाएगा, बशर्ते उसका एग्जिस्टेंस भी नहीं रहेगा, ठीक है। Another serious drawback of the Rutherford model is that it says nothing about distribution of the electron around the nucleus and the energy of this electron. उन्होंने एक और दिक्कत उनकी में था कि ये ऑर्बिट में बता तो रहे हैं, ऑर्बिट में घूम रहा है, बट ये ऑर्बिट कैसे डिफाइन हो रहा है, ठीक है। इस ऑर्बिट का या इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के बारे में वो कुछ बात नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे देखेंगे कि इन प्रॉब्लम्स को हमने कैसे सॉल्व किया या फिर बोर्ड ने कैसे सॉल्व किया, अगला ही टॉपिक दिख रहा है, तो हम समझेंगे कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स हमारे न्यूक्लियस के चारों तरफ कैसे मूव कर रहे हैं। ये सारी चीजें जाननी होंगी, अगले लेक्चर में जरूर मिलिएगा। थैंक यू वेरी मच।